नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय भावेश सर पर स्वागत अभिनंदन। हम लोग बात कर रहे हैं सेकंड ग्रेड मैथ्स भर्ती परीक्षा आरपीएससी का जो पेपर आपका आयोजित होने वाला है उसके लिए ग्रेजुएशन वाले पार्ट वेक्टर कैलकुलस के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। चलिए सर, जो हमें से नए साथी हमारे साथ में जुड़े हैं उनसे निवेदन रहेगा कि आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए मोटिवेट करें। और जब आप ये सब्सक्राइब करेंगे तो यहाँ पर प्लेलिस्ट के अंदर आपको पिछले सारे के सारे जो है वीडियो सेकंड ग्रेड से संबंधित वो आपको मिल जाने हैं, जिसके अंदर 2016 का 2018 का आरपीएससी का प्रश्न पत्र उसका हम लोगों ने डिटेल सॉल्यूशन के बारे में बात की और निश्चित रूप से आपके लिए वो उपयोगी सिद्ध होने वाला है। और उसी प्रकार से ग्रेजुएशन वाले पार्ट के अंदर हम लोगों ने लगभग 40 सवाल जो टेस्ट पेपर के अंदर आयोजित हुए थे वे किस प्रकार से उनको सॉल्व करना है, सारे मिक्स फॉर्म के अंदर क्वेश्चंस थे वो भी वहां पर जो है आपको मिल जाएंगे, ताकि 80 प्रश्न जो हम लोग उनको भी एक बार देख लें। और अगर टॉपिक वाइज बात करें तो हम लोग वेक्टर कैलकुलस की बात कर रहे थे, पिछली एक क्लास हम लोगों ने वेक्टर कैलकुलस के बारे में डिस्कस कर ली थी। तो चलिए सर, आज की इस क्लास के बारे में हम लोग बात करते हैं। जो काम हम लोगों ने कल किया था उसके आगे बढ़ता हूं मैं, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग आज बात करने वाले हैं कि अपसरण की बात करने वाले हैं ना, सदिश का अपसरण, सदिश का अपसरण यानी कि डाइवर्जेंट की हम लोग बात कर रहे हैं, अपसरण, ठीक है जी। तो चलिए सर इधर ध्यान दीजिए, हम लोगों ने पिछली क्लास के अंदर जो डिस्कस किया था उसके अंदर हम लोगों ने क्या डिस्कस किया सर, कि वहां पर हम लोगों ने ग्रेडियंट की बात की थी, यानी प्रवणता की हम लोगों ने बात की थी। और प्रवणता का मतलब जो हुआ डेल डॉट एफ से रहा, और डाइवर्जेंट ऑफ एफ का मतलब क्या रहा सर, इसका मतलब रहा डेल डॉट एफ। ध्यान दीजिए, ग्रेडियंट में प्रवणता में डेल एफ था, न डॉट था न क्रॉस था। और यहां पर जब अपसरण की बात कर रहे हैं तो डेल डॉट एफ की बात हो रही है, डॉट प्रोडक्ट आप लोगों को करना है। हम लोगों ने देखिए, मैं फिर से रिकॉल आपको करवा देता हूं कि जो हम लोगों ने ग्रेडियंट के बारे में बात की थी, ध्यान दीजिए हमने ये बात की थी ग्रेडियंट ऑफ एफ, जिसको हम लोगों ने डेल एफ की बात की थी। तो एक तो हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि डेल एफ ग्रेडियंट क्या चीज है, और उसके अनुप्रयोग के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था, है ना। किसी समतल के अभिलंब एकांक सदिश के बारे में हम लोगों ने बात की थी, दिक् अवकलज के बारे में हम लोगों ने उसके अनुप्रयोग में बात की थी। चलिए फिलहाल अभी बात करता हूं मैं यहाँ पर सदिश के अपसरण के लिए डेल डॉट एफ। देखिए आपके प्रश्न किस प्रकार से बन सकते हैं उसके बारे में बात कर रहा हूं। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूं कि डेल डॉट आर कैप किसके बराबर है। जैसे मान लिया आपका प्रश्न इस प्रकार से बनकर के आता है कि डेल डॉट आर कैप, है ना, डाइवर्जेंट आर कैप की बात हो रही है। तो चलिए सर फटाफट जल्दी से देखते हैं इस प्रश्न को। भाई डेल ऑपरेटर जो है आपका, जो अवकल समाकरण है, वह समाकारक आयोटा डेल बाय डेल एक्स प्लस जे आई डेल बाय डेल एक्स प्लस जे डेल बाय डेल वाई प्लस के डेल बाय डेल जेड डॉट आर कैप का मतलब क्या होता है, आर कैप का मतलब होता है वेक्टर आर अपॉन आर से हुआ करता है सर, ठीक है। तो ये चीज आपके दिमाग में आ जाए, वेक्टर आर हो गया और बटे में क्या हो गया, आर के बराबर हुआ। तो चलिए सर मैं यहां से बात करूंगा कि भाई यहां जो रहा पोजीशन उसके बारे में डिस्कस हम लोग करना चाहेंगे। तो देखो, जब मैं इसका जो डॉट प्रोडक्ट की बात करता हूं, है ना, डॉट प्रोडक्ट का मतलब क्या है कि जब आप इसको हल करते हैं तो पोजीशन हमारी क्या बन रही है, आई डेल बाय डेल एक्स और वेक्टर आर। अब आपके दिमाग में क्या चीज आनी चाहिए सर, कि जो वेक्टर आर है वह हमारा एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के बराबर हुआ करता है। अगर वेक्टर आर है तो ये है। और आपके दिमाग में आना चाहिए कि जब वेक्टर आर बटा आर है तो इसका मतलब क्या हो गया सर, इसका मतलब हो गया एक्स बटा आर आई प्लस वाई बटा आर जे और प्लस में जेड बटा आर के। और जब मैं डॉट प्रोडक्ट की बात करूंगा तो आई, है ना, ये जो आई है और उसके साथ में हम लोग जो बात करने वाले हैं, चलो मैं इसको एक बार लिख लेता हूं, जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस के डेल अपॉन डेल जेड डॉट प्रोडक्ट के साथ में वेक्टर आर हमारा हमेशा एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के माना जाएगा, वेक्टर आर अपॉन आर, यानी आर का भाग तीनों पदों के अंदर हम लोग दे दें तो डॉट प्रोडक्ट के अंदर क्या चीज हो रही है सर, एक्स बटा आर आई प्लस वाई बटा आर जे प्लस जेड बटा आर के। इस प्रकार से जो है ये परिणाम रहा।
अब जब इसका डॉट प्रोडक्ट करने वाले हैं सर हम लोग, तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि आई के गुणांक का आई के गुणांक के साथ में गुणा होगा जे और के गुणांक के साथ में आई डॉट जे कहें या आई डॉट के कहें या जे डॉट के कहें, वो सारा जीरो हो जाएगा। तो आई डॉट आई 1 है, जे डॉट जे 1 है और के डॉट के आपका 1 है। तो मैं इसकी बात करूंगा तो आई के साथ में करने पर हमारी पोजीशन बन रही है डेल बाय डेल एक्स एक्स बटा आर, ठीक है, प्लस डेल बाय डेल वाई वाई बटा आर प्लस डेल बाय डेल जेड, और ये रहा सर परिणाम हमारा z बटा आर। चलिए सर, अब मुझे इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है x बटा आर के लिए। तो अब आपके दिमाग में क्या चीज आनी चाहिए सर, देखो इसको जो है u अपॉन वी की बात करना है, या मैं इसको प्रोडक्ट रूल की बात कर सकता हूं। अगर आपको लगता है u अपॉन वी करें तो ठीक है, और नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, इसको ऐसा x गुणा 1 बाई आर ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। डेल बाय डेल वाई वाई गुणा 1 बाय आर की बात कर सकते हैं, प्लस डेल बाय डेल जेड, और यहां पर z गुणा 1 बाय आर। तो हम इसमें प्रोडक्ट रूल के बारे में बात करना चाहेंगे। तो चलिए मैं अगली स्क्रीन के ऊपर शिफ्ट होता हूं यहां से। तो हमारी पोजीशन क्या बन रही है सर, मैं इसको वापस लिख देता हूं। हम बात करना चाह रहे थे सर डाइवर्जेंट ऑफ आर कैप के बारे में हम बात कर रहे हैं ना, जो कि डेल डॉट आर कैप है। और हम लोगों ने जो डिस्कस किया उसमें यहां तक पहुंच गए थे डेल बाय डेल एक्स एक्स मल्टीप्लाई बाय 1 बाय आर प्लस डेल अपॉन डेल वाई वाई मल्टीप्लाई बाय 1 बाय आर प्लस डेल अपॉन डेल जेड जेड मल्टीप्लाई बाय 1 बाय आर। यहां तक हम लोग पहुंच चुके हैं सर, देखिए आप। अब चलिए यहां से हम इसका अवकलन करने वाले हैं, प्रोडक्ट रूल के बारे में बात करेंगे। तो चलिए ध्यान दीजिए, प्रोडक्ट रूल के अंदर पहला पद हमारा x रहा, दूसरे का जो अवकलन करने की बारी आई तो 1 बाय आर का अवकलन क्या हुआ, माइनस 1 बाय आर स्क्वायर। भाई 1 बाय आर के लिए क्या पोजीशन बन रही है हमारी, माइनस 1 बाय आर स्क्वायर, इसका परिणाम रहा। और आर का जो वापस करेंगे तो डेल आर बाय डेल एक्स रहा, प्लस 1 बाय आर अलग होते हुए एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में जब करेंगे डेल एक्स बाय डेल एक्स 1 हो गया। ठीक इसी प्रकार से आगे बढ़ते हुए वाई मल्टीप्लाई बाय पहला पद बाहर हो गया, माइनस 1 अपॉन आर स्क्वायर डेल आर अपॉन डेल वाई प्लस में 1 बाय आर, वाई का वाई के रेस्पेक्ट में 1 हो गया। ठीक इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए पहला पद झड़ बाहर निकाल दिया, 1 बाय आर 1 बाय एक्स का माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर 1 बाय आर स्क्वायर के रूप में, और डेल आर अपॉन डेल जेड। ठीक है सर, और उसके बाद में यहाँ पर प्लस में 1 बाय आर बाहर करते हुए झड़ का हो गया 1। तो चलिए सर, जब मैं इसको देखता हूँ तो हमारी स्थिति क्या बन रही है कि 1 बाय आर एक बार, 1 बाय आर दूसरी बार और 1 बाय आर तीसरी बार, यानी 1 बटा आर 3 बार है। तो 3 बटा आर तो ये हो गया सर। ठीक है, बाकी जो पद बचे हैं उसमें से देखिए कुछ चीजें कॉमन आने वाली है, जिसमें से माइनस 1 बाय आर स्क्वायर कॉमन आने वाला है। समझ रहे हो बात को। तो ये जो अंडरलाइन मैंने की है, इन 3 पदों में से हम माइनस का 1 बाय आर स्क्वायर कॉमन लेने वाले हैं। तो माइनस 1 बाय आर स्क्वायर कॉमन आ गया, पीछे क्या बच गया, एक्स डेल आर बाय डेल एक्स प्लस वाई डेल आर अपॉन डेल वाई प्लस जेड डेल आर अपॉन डेल जेड हो गया। चलिए सर, पिछली क्लास के अंदर देखिए हमारे जो साथी जिन्होंने पिछली क्लास नहीं देखी है वो इस चीज को देख लें कि भाई हम लोगों ने क्या लिखा था, x डेल आर बाय डेल एक्स किसके बराबर था, हम लोगों ने वहां डिस्कस किया था कि वह x बटा आर के बराबर होता है। ठीक है ना, तो ये x बटा आर है। भाई जिन्होंने पिछली क्लास देखी है उनकी जानकारी में होगा, नहीं है तो आप उस क्लास को जरूर एक बार देख लें। y मल्टीप्लाई बाय वाई बटा आर प्लस जेड मल्टीप्लाई बाय जेड बटा आर की स्थिति हो गई। चलिए सर, जब मैं इसको हल करूंगा तो 3 बटा आर हो गया, माइनस 1 बाय आर स्क्वायर है, यहां से एज अ डिनोमिनेटर हर के अंदर 1 बाय आर कॉमन आ गया, और ऊपर रह गया सर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और आपकी जानकारी के लिए कि ये जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर किसके बराबर होता है, ये हो गया हमारा आर स्क्वायर के बराबर होता है। तो कुल मिलाकर के हमारी पोजीशन बन रही है 3 बटा आर माइनस 1 बाय आर स्क्वायर 1 बाय आर, और यहाँ पर आर स्क्वायर से आर स्क्वायर आपका अंश हर में कट गया, और हमारा फाइनल रिजल्ट जो रहा वह 3 बटा आर माइनस 1 बटा आर, कुल मिलाकर के 2 बटा आर, ये हमारे प्रश्न का आंसर हो गया। तो बहुत प्यारा सा जो है हमारा ये प्रश्न रहा है। ठीक है सर, तो हम लोगों ने बात की है डाइवर्जेंट, और डाइवर्जेंट का मतलब क्या हुआ, डेल डॉट, यानी डॉट प्रोडक्ट के साथ में हम लोगों को बात करनी है। चलिए सर, एक प्रश्न जो है
मैं और आपसे डिस्कस करने वाला हूं यहाँ पर। जैसे मान लिया हमारा प्रश्न इस प्रकार से आ जाए कि डाइवर्जेंट ऑफ वेक्टर आर अपॉन, देखिए वेक्टर आर अपॉन के अंदर हो सकता है आर स्क्वायर दे दिया जाए, आर क्यूब दे दिया जाए, आर टू द पावर एन दे दिया जाए, ठीक है ना। तो हम लोग बात कर रहे हैं वेक्टर आर अपॉन आर क्यूब, इसका मान किसके बराबर है। जैसा अभी पिछला प्रश्न किया था ठीक ठीक उसी प्रकार से उसी क्रम के अंदर आपको इस प्रश्न को सॉल्व करना है। ध्यान दीजिए, आपके दिमाग में आना चाहिए डाइवर्जेंट का मतलब है डेल डॉट की बात हो रही है ना, और डेल ऑपरेटर जो है आई डेल बाय डेल एक्स प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस के डेल अपॉन डेल जेड, ठीक है। और उसके साथ में डॉट प्रोडक्ट हो रहा है। डॉट प्रोडक्ट क्या आर, क्या वेक्टर आर किसके बराबर है, इसको आपको ध्यान देना है। तो वेक्टर आर है सर हमारा एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, और आर क्यूब का डिवीजन है तो ये आर क्यूब सभी के साथ में डिवीजन के अंदर ऐसा हम लोगों को लिख लेना है। वापस से ध्यान देना, वेक्टर आर एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के का रूप है और आर क्यूब का डिवीजन है, तो आर क्यूब एज ए कांस्टेंट कांस्टेंट नहीं, मतलब नंबरिकल वैल्यू आपका जो है ये वेक्टर फॉर्म नहीं है। जब हम लोग बात करते हैं आर एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के है ना, तो जो वेक्टर आर का जो परिमाण है, ठीक है, वह वेक्टर आर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो मैं इसको तो नहीं कहूंगा सर कांस्टेंट, लेकिन हाँ यहाँ पर जो है एक नंबरिकल वैल्यू है, ये वेक्टर नहीं है, एक अदिश राशि की बात मैं यहाँ पर कर सकता हूँ आपके साथ में। तो चलिए जब मैं इसका डॉट प्रोडक्ट करूंगा तो आपके दिमाग में आएगा आई के पद का आई के पद के साथ में करना है, जे वाले का जे के साथ में और के वाले का के साथ में हम लोगों को इसको ऑपरेट करना है। तो चलिए देखिए हमारी पोजीशन क्या बनेगी, आई डॉट आई 1 होने के कारण डेल बाय डेल एक्स, और इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन आर क्यूब। जैसा पिछला प्रश्न किया था ठीक ठीक वैसा ही हम लोग काम करने वाले हैं। डेल बाय डेल वाई वाई मल्टीप्लाई बाय 1 बाय आर क्यूब प्लस डेल बाय डेल जेड, और यहाँ पर जेड मल्टीप्लाई बाय 1 बाय आर क्यूब। चलिए सर देखते हैं हम लोग इसको हल करने के लिए कोशिश करते हैं। तो पहला पद x बाहर आ गया, दूसरे के अवकलन की बात करना चाह रहा हूं, तो 1 अपॉन आर क्यूब 1 अपॉन एक्स क्यूब, नीचे से ऊपर जाएगा तो x टू पावर -3, तो जब आप इसका अवकलन करेंगे 1 बाय आर क्यूब का तो -3 आर टू द पावर -4 डेल आर बाय डेल एक्स प्लस 1 बाय आर क्यूब बाहर आ गया और x का x के रेस्पेक्ट में अवकलन 1 हो गया। यही पैटर्न आगे भी अप्लाई होने वाला है, ठीक है ना। पहला पद y बाहर आ गया 1 बाय आर क्यूब के लिए -3 आर की घात -4 डेल आर अपॉन डेल वाई, वाई के रेस्पेक्ट में बात हो गई, और उसके बाद में 1 बाय आर क्यूब बाहर आकर के y का y के रेस्पेक्ट में 1 हो गया। चलिए पहला पद यहाँ पर अवकलन कर रहे हैं, z बाहर आ गया 1 बाय आर क्यूब का -3 आर टू द पावर -4 डेल आर अपॉन डेल z हो गया, और उसी प्रकार से आगे बढ़ते हुए प्लस में 1 अपॉन आर क्यूब z का z के रेस्पेक्ट में 1 हो गया। तो कैलकुलेशन आप जरूर देख लें। अब यहाँ पर देखें जो मैं टिक मार्क कर रहा हूँ 1 बाय आर क्यूब 1 बाय आर क्यूब और ये 1 बाय आर क्यूब कितना हो गया, तो तुरंत दिमाग में आया कि ये तो 3 बटा आर क्यूब हो गया। एक बात जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ इन पदों में से, एक पद ये अंडरलाइन कर रहा हूँ, दूसरा ये अंडरलाइन कर रहे हैं और तीसरा ये, इनमें से कुछ चीज़ें कॉमन आ रही है, और वो कॉमन टर्म्स क्या आ रही है, ये कॉमन आ रहा है -3 बटा आर की घात 4। ध्यान दीजिए ये आर टू द पावर -4 है, इसको मैंने 1 अपॉन आर टू द पावर 4 करते हुए -3 अपॉन आर टू द पावर 4 बाहर कॉमन कर दिया, तो क्या बच गया x डेल आर बाय डेल एक्स प्लस वाई डेल आर बाय डेल वाई प्लस जेड डेल आर बाय डेल जेड आपका बच गया। चलिए सर यहाँ से मैं बात करूंगा कि डेल आर बाय डेल एक्स का मान, डेल आर बाय डेल वाई का मान, ये सब आपकी जानकारी में है, तो उन मानों को मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। ये इस प्रकार से 3 अपॉन आर टू द पावर 4, और ये जो पोजीशन रही सर x गुणा x बटा r हो गया प्लस y गुणा y बटा r और z गुणा z बटा r। ध्यान दीजिए डॉट क्रॉस वो वेक्टर वाला नहीं है सर, ये गुणा है, ठीक है, इसको ध्यान देना। चलिए तो 1 बाय आर फिर से यहाँ से कॉमन निकल के आ गया, और ऊपर जो है वह एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पोजीशन हो गई। तो मैं इसको क्या लिखने वाला हूँ 3 बटा आर क्यूब -3 बटा आर की घात 4 1 बाय आर कॉमन ले लिया जाए हमारे द्वारा, तो ऊपर की ओर रहा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और फिर से
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर क्या चीज है, ये आर स्क्वायर के बराबर है, और ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है सर पिछली क्लास में बहुत डिटेल के अंदर, ठीक है। तो 3/r³ माइनस 3/r⁵ मल्टीप्लाई बाय ये r⁵ देखिए, ये r की घात 4 और r का गुणा है, और ये जो पोजीशन बनेगी हमारी आर स्क्वायर। चलिए सर, आर स्क्वायर से r की घात 5 कट जाएगी और r³ बच जाएगा, तो कुल मिलाकर के क्या हुआ सर, 3/r³ माइनस 3/r³, और ये परिणाम हमारा क्या रहा सर, 0। ये आपके प्रश्न का उत्तर होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि डाइवर्जेंट कैसे निकालना है आप लोगों को, है ना। सॉरी सर, हिंदी के अंदर क्या कहेंगे, अपसरण की बात हम लोग करेंगे, तो किसी सदिश का अपसरण, और इस प्रकार से आपको जो है प्रश्नों को हल करना है। चलिए सर, अब इसके एप्लीकेशन की बात करते हैं। जैसे जब ग्रेडियंट की बात हम लोगों ने पिछली क्लास में की थी, तो ग्रेडियंट के ऊपर जो अनुप्रयोग हैं, एप्लीकेशंस हैं, और उसके अंदर किसी सदिश के लंबवत एकांक सदिश की बात हुई थी, और हम लोगों ने कहा था कि भाई एक सदिश की दिशा के अंदर दिक् अवकलज के बारे में हमने डायरेक्शनल डेरिवेटिव्स के बारे में बात की थी, ठीक है। तो अभी इसके अंदर जो बात हो रही है, इसके अनुप्रयोग के अंदर, ठीक है, एक परिनालिका सदिश, इसको आपको ध्यान रखना है, परिनालिका सदिश, ठीक है सर। भाई देखिए, कोई भी सदिश परिनालिका सदिश कब कहलाएगा सर, ध्यान दीजिए, सदिश f परिनालिका सदिश कहलाता है यदि डाइवर्जेंट ऑफ f बराबर 0 हो। डाइवर्जेंट ऑफ f 0 होने का मतलब क्या है, डेल डॉट वेक्टर f बराबर 0 हो जाए। अगर ऐसा होता है तो वह परिनालिका सदिश होता है। और इसके ऊपर जो है प्रश्न आपको क्या कहने वाला है सर, कि आपके पास में कहीं एक सदिश दे दिया जाएगा जिसमें कहीं लैम्डा डाल देगा, और ये कहेगा कि लैम्डा के किस मान के लिए परिनालिका सदिश है, ठीक है ना। इस प्रकार से प्रश्न होगा। या जैसे एक प्रश्न के बारे में हम डिस्कस करते हैं, देखिए एक बहुत बढ़िया सा प्रश्न है हमारा। प्रश्न इस प्रकार से, सदिश है ना, r⁴n वेक्टर r, ठीक है, एक परिनालिका सदिश हो, एक परिनालिका सदिश हो, तो n का मान कितना है, n का मान कितना है। यानी एक बहुत अच्छा सा प्रश्न है सर। ध्यान दीजिए, आपका प्रश्न एक सदिश के बारे में बात कर रहा है, और सदिश जो है r⁴n वेक्टर r, ठीक है। ये प्रश्न कह रहा है अगर ये परिनालिका सदिश है तो n का मान कितना है, और इनके r के और वेक्टर r का जो मीनिंग है, वो जो यूजुअल आपका मीनिंग होता है वही मीनिंग है। हो सकता है दिया हो सकता है नहीं दिया हो। आपके दिमाग में आना चाहिए कि जो वेक्टर r है सर, ये होता है xi प्लस yj प्लस zk हुआ करता है, और वेक्टर r का मैग्नीट्यूड जो है वो r के बराबर होता है। तो इसके ये जो यूजुअल मीनिंग है वही मीनिंग आपके यहाँ पर यूज आने वाले हैं। तो चलिए सर, हमारे दिमाग में क्या चीज आनी चाहिए कि अगर ये परिनालिका सदिश है, परिनालिका सदिश अगर है, तो दिमाग में आना चाहिए कि डेल डॉट वेक्टर f बराबर क्या होगा, 0 के बराबर होगा, ठीक है ना। अब यहां पर इस प्रश्न के लिए डेल डॉट r⁴n वेक्टर r, इसको हम लोग निकालना चाह रहे हैं, ये 0 के बराबर है। चलिए सर, जैसा अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, हम लोगों ने वेक्टर r/r³ को डिस्कस किया था, उसी प्रकार से वेक्टर r और r⁴n के मल्टीप्लीकेशन को डिस्कस करना चाह रहा हूं मैं। तो डेल का मतलब क्या हो गया सर, i डेल बाय डेल x प्लस j डेल बाय डेल y प्लस k डेल बाय डेल z। एक तो ये हो गया सर, डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं, r⁴n ये एज ए कांस्टेंट आपका ट्रीट हो रहा है सर, ठीक है ना। और यहाँ पर ये xi क्योंकि परिमाण है सर, है ना, yj और zk, ये स्थिति आपकी हो गई, और बराबर में कौन हुआ, 0। दिमाग में आएगा i के पद के साथ में j वाले पद का j के साथ में, क्योंकि j डॉट j k डॉट k है ना, ये सारे 1 होते हैं, तो i j j और k k को आपको ऑपरेट करना है।
तो देखिए हमारी पोजीशन क्या बनने वाली है, हम लोग इसको डेल बाय डेल एक्स आर टू द पावर एन एक्स कर लेते हैं, डेल बाय डेल वाई आर टू द पावर एन वाई कर लेते हैं, और डेल बाय डेल जेड आर टू द पावर एन जेड बराबर में क्या, 0। चलिए सही, यहां पर फिर प्रोडक्ट रूल की बात करना चाहूंगा मैं, u इंटू वी अप्लाई कर रहे हैं। तो देखिए पहला पद आर टू द पावर एन बाहर करते हुए x के रेस्पेक्ट में 1 प्लस x बाहर करते हुए आर टू द पावर n की बात करूंगा, तो n आर टू द पावर n माइनस 1 डेल आर बाय डेल एक्स। ठीक, आगे बढ़ते हुए पहला पद आर टू द पावर n बाहर निकालना, y का y के रेस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, प्लस y को बाहर निकालते हुए आर टू द पावर n के लिए n आर टू द पावर n माइनस 1, ठीक है, और डेल आर अपॉन डेल वाई हो गया, प्लस में पहला पद आर टू द पावर n को बाहर निकालने पर z का z के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन 1 प्लस z को बाहर निकालने पर r की घात n की बात करूंगा मैं, और r की घात n के लिए क्या हो रहा है सर, n आर टू द पावर n माइनस 1 डेल r अपॉन डेल z बराबर क्या होगा, 0। चलिए सर, जब मैं इसको देखता हूं तो फिर से r टू द पावर n और r टू द पावर n कितनी बार है, 3 बार है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 3r टू द पावर n लिख देता हूं। जो पीछे पद बचे हैं उसमें से n आर टू द पावर n माइनस 1 देखिए सब जगह पर है, इसको मैं कॉमन निकालना चाह रहा हूं, है ना, n आर टू द पावर n माइनस 1 बाहर निकाल देते हैं, n आर टू द पावर n माइनस 1 बाहर निकाला, तो ये पोजीशन बनेगी x डेल r बाय डेल x प्लस y डेल r अपॉन डेल y प्लस z डेल r अपॉन डेल z बराबर 0। और ये अभी पिछले 2 प्रश्नों में भी इस प्रकार की स्थिति हमारे बनकर के आई थी। तो चलिए मैं उसी स्थिति को यहाँ पर, यानी उसी रूप को यहाँ लेते हैं सर। चलिए जी, तो मैं इसको हल करना चाहूँगा, तो 3r टू द पावर n तो है, n r टू द पावर n माइनस 1 भी है यहाँ पर। आगे की तरफ ये पोजीशन जो बनेगी हमारी वह x स्क्वायर बटा r बनेगी। देखिए इसका मीनिंग क्या है सर, डेल r बाय डेल x का मतलब है x बाई आर, तो x स्क्वायर बटा r। ठीक, इसी प्रकार से यह y स्क्वायर बटा r होगा, और नेक्स्ट z स्क्वायर बटा r बराबर 0। इसको सिंप्लीफाई करना चाहूँगा, तो ये पोजीशन बन रही है 3r टू द पावर n प्लस n r टू द पावर n माइनस 1, इसको हम लोग लिख रहे हैं r स्क्वायर बटा r, यानी ये पोजीशन जो है ऊपर की ओर है। भाई देखो r एलसीएम आ गया तो बटे में तो r है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर को हम लोग लिखते हैं, तो यहाँ से r से r स्क्वायर कट जाएगा और r बच जाएगा, और इस r का, ये देखिए सर, इस r का इससे जब गुणा करूंगा मैं तो r टू द पावर पूरी n हो जाएगी। तो देखिए पोजीशन हमारी क्या है, और इक्वल टू 0 तो हमारा है ही है, ठीक है ना, परिणालिका सदिश के लिए। तो 3r टू द पावर n प्लस n मल्टीप्लाई बाय r टू द पावर n बराबर कितना हो गया, 0। और यहाँ से r टू द पावर n कॉमन निकालने पर 3 प्लस n बराबर 0। इसका मतलब क्या हुआ सर, यहाँ से कि जब ये 0 के बराबर करेंगे, n का मान मुझे चाहिए, तो 3 प्लस n बराबर 0 है ना, 2 का फैक्टर है, 2 का गुणा 0 के बराबर है, तो यहाँ पर 3 प्लस n इज इक्वल टू 0 का अभिप्राय n बराबर -3। ये हमारे लिए एक बहुत प्यारा सा प्रश्न है, और अगर आप चाहें तो इसका जो रिजल्ट है r टू द पावर n अपॉन r, ठीक है ना, इसका जो रिजल्ट है आप उसको एज अ सीधा स्टैंडर्ड रिजल्ट्स के रूप में भी आप इसको यूज कर सकते हैं सर। ठीक है, r टू द पावर n वेक्टर r की अगर बात करता हूं तो हमारा परिणाम r टू द पावर n और 3 प्लस n इज इक्वल टू 0 होता है। ठीक है जी, तो चलिए, तो ये इसकी जो है परिणालिका सदिश होना, इसकी एप्लीकेशन के अंदर ये चीज हमारे आती है। क्लियर हो गया, चले आगे बढ़ते हैं। अब मैं बात करना चाह रहा हूं सर, किसी सदिश के कुंतल के बारे में बात करते हैं। सदिश का कुंतल यानी कर्ल की बात कर रहे हैं, है ना, कर्ल ऑफ अ वेक्टर। और जब सदिश के कुंतल की बात होती है तो सदिश का कुंतल डेल क्रॉस वेक्टर एफ की बात हुआ करती है, यानी यहां पर क्रॉस प्रोडक्ट आपको लेना होगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लिया हमारा प्रश्न इस प्रकार की बात करें कि वेक्टर एफ इज इक्वल टू 2x वाई स्क्वायर प्लस 3y जेड स्क्वायर प्लस 5xyz, ठीक है ना,
के बिंदु 1 1 -1 पर हमारा प्रश्न कह रहा है डेल क्रॉस एफ को ज्ञात करना है। चलिए इसे देखते हैं किस प्रकार से हम लोग इसको ज्ञात करने वाले हैं। आप गौर करें, वेक्टर एफ आपके पास में है, एक बिंदु दिया हुआ, उस बिंदु के ऊपर मुझे उसका कर्ल या कुंतल की बात करनी है। अब ध्यान दो, डेल क्रॉस एफ को कैसे करना है। डेल ऑपरेटर आई डेल बाय डेल एक्स प्लस जे डेल बाय डेल वाई प्लस के डेल बाय डेल जेड हो गया, ठीक है ना। क्रॉस प्रोडक्ट के साथ में ये वाला हो गया 2। अच्छा एक काम करना सर, चूंकि वेक्टर है ना सर, तो यहाँ पर आई आएगा, यहाँ पर जे होगा और इस स्थान पर के कैप इस प्रकार से होगा, क्योंकि ये बेसिकली वेक्टर की बात हो रही है। तो आई जे और के पद आपके इनके साथ में होने हैं। तो 2x वाई स्क्वायर आई कैप प्लस 3y जेड स्क्वायर जे कैप प्लस 5x वाई जेड और के कैप। देखिए सर, क्रॉस प्रोडक्ट की बात करूंगा, और क्रॉस प्रोडक्ट जब भी सॉल्व किया जाता है तो सारणी के माध्यम से सॉल्व किया जाता है। तो चलिए सर, जब हम सारणी की बात करेंगे तो यहां पर आई होगा, ये जे होगा और ये के होगा। क्लियर। दूसरी पंक्ति के अंदर आई जे और के गुणांक जो यहां पर हैं पहले वाले कोष्टक के अंदर है, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट में आप क्रम नहीं बदल सकते हैं। तो डेल बाय डेल एक्स डेल बाय डेल वाई और डेल बाय डेल जेड। आगे की तरफ आई जे और के गुणांक 2x वाई स्क्वायर 3y जेड स्क्वायर और 5x वाई जेड, इस प्रकार से करेंगे। चलिए इसको सिंप्लीफाई करने की बात करूंगा मैं। तो आई के साथ में ध्यान दीजिए, पहले इसको करना है ना, पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू वाई करना है, और विथ रेस्पेक्ट टू वाई पार्शियल डिफरेंशिएट करने पर 5x जेड हो गया, माइनस के बाद में आप इसको करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू जेड, आप पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे जैसा कि आप सारणी को सॉल्व करते हैं, क्रम आपका वही रहने वाला है। तो जेड स्क्वायर का हो गया सर 2z, तो माइनस में 6y हो जाएगा, ठीक है। माइनस के साथ में जे कैप हो गया आपका। जे कैप को छुपा देने पर आप इनकी बात करेंगे, है ना, x के रेस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएशन करने की बात कर रहे हैं तो 5y हो गया, 5y माइनस z के रेस्पेक्ट में। तो अब ध्यान करना, ये वाला पद जो है और ये वाला है ना, इसका z के रेस्पेक्ट में आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है, तो ये आपका 0 हो गया, ठीक है। और प्लस में के कैप के साथ में के को छुपाते हुए x के रेस्पेक्ट में करने पर ये दूसरा पद आपका 0 हो गया, माइनस में, और इसका y के रेस्पेक्ट में करने पर y स्क्वायर का 2y यानी कि 4xy हो गया, माइनस में 4xy, ठीक है। तो अगर मैं बात करता हूं कि यहां पर डेल क्रॉस f किसके बराबर हुआ, तो डेल क्रॉस f तो आपका हो गया, जो कुंतल आपको ज्ञात करना था, है ना, वो परिणाम हमारा हुआ 5xz माइनस 6yz आई माइनस में 5yz जे कैप माइनस में 4xy के कैप। ये आपके प्रश्न का उत्तर होगा अगर बिंदु आपको नहीं दिया है, ठीक है। लेकिन आपका जो प्रश्न है एक बिंदु की बात करता है, तो मुझे उस बिंदु के लिए अगर बात करनी है तो ध्यान दीजिए, हमारी स्थिति ऐसी होगी, डेल क्रॉस एफ और उस बिंदु के ऊपर 1 1 और -1 पर। तो गौर कीजिए हमारी पोजीशन क्या बन रही है सर, 1 1 और -1 के लिए x का मान 1 और z का मान -1 लगाने पर, ठीक है, तो माइनस का 5 हो गया। y का मान 1 और z का मान -1 लगाने पर ये प्लस का 6 हो जाएगा i, माइनस में 5, y का मान 1 और z का मान -1 लगाने पर ये प्लस का 5 j हो गया। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए x का मान 1 और y का मान 1 लगाने पर माइनस का 4k। भाई ये कैलकुलेशन एक बार जरूर अपने स्तर पर देख लें आप। तो i प्लस 5j माइनस 4k, ये आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि किस प्रकार से आपको कर्ण ज्ञात करना है, कुंतल ज्ञात करना है, वो आपके दिमाग में आ गया होगा। चलिए सर आगे की तरफ बढ़ता हूं। जैसे मान लिया हमारा प्रश्न जो है कुछ इसी प्रकार की बात कर लें, ठीक है। जैसे मान लिया एक वेक्टर f की बात कर रहा हूं मैं, और यहां पर जैसा भी प्रश्न हम लोगों ने पढ़ा ठीक ठीक उसी प्रकार से प्रश्न ले लेता हूं। 3x स्क्वायर वाई आई प्लस 4 एक्स वाई जेड जे प्लस 7 वाई स्क्वायर जेड के, ठीक है ना, हो तो वेक्टर एफ आपके पास में दे दिया। अगर ऐसा है तो डेल क्रॉस
डेल क्रॉस एफ, डेल क्रॉस एफ कितना है। यानी अगर मैं इसको लैंग्वेज फॉर्म में लिखूंगा तो ऐसा लिखूंगा कर्ल एफ कितना होगा। ठीक है, तो डेल क्रॉस एफ, कर्ल एफ कितना है। तो आपको जो है कर्ल, जो कॉन्सेप्ट अभी हम लोगों ने पिछले प्रश्न में डिस्कस किया था, उसी कॉन्सेप्ट को आपको 2 बार यूज करना होगा। तो चलिए देखते हैं सर हमारी पोजीशन क्या बनने वाली है। सबसे पहले हम डेल क्रॉस एफ के बारे में बात करूंगा, और आपके दिमाग में आ रहा है कि अब मैं सीधा कर सकता हूं, है ना, ऐसा आई होगा, जे होगा, के होगा, डेल बाय डेल एक्स, डेल बाय डेल वाई, डेल बाय डेल जेड। यहां पर क्या लिखने वाला हूं, 3x² वाई, 4xy जेड, 7y² जेड। क्लियर है। चलिए जब मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं तो वेक्टर मतलब आई कैप तो हो गया, इन दोनों का करने पर y के रेस्पेक्ट में 14yz हो रहा है सर, 14yz माइनस 4xy। ठीक है, माइनस में j। भाई जैसा आप सारणिक को सॉल्व करते हैं ना, ठीक वही पैटर्न आपका रहने वाला, केवल और केवल यहाँ पर पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है। तो x के रेस्पेक्ट में जब इसका करेंगे आप तो ये 0 हो गया, माइनस z के रेस्पेक्ट में जब आप इसका करेंगे तो ये 0 हो गया सर, प्लस में k, k के साथ में इसको छुपाने पर x के रेस्पेक्ट में 4yz माइनस y के रेस्पेक्ट में 3x²। ये हमारा परिणाम हो गया। ये क्या हो गया सर ये है डेल क्रॉस एफ। अब मैं यहां पर करना चाहूंगा कि डेल क्रॉस एफ के बारे में बात करना चाहूंगा, तो एक बार कर्ल और लेने की बात कर रहे हैं, तो आई जे के, ठीक है, डेल बाय डेल एक्स, डेल बाय डेल वाई और डेल बाय डेल जेड। कोई कंफ्यूजन है सर देखिए इस प्रकार से अब आगे की तरफ बढ़ रहा हूं। इसमें जो है इसका परिमाण, इसमें आई जे के गुणांक ये रहे सर हमारे, तो मैं इसको यहां पर लिख रहा हूं 14yz माइनस 4xy, दूसरे के लिए 0 लिख देता हूं, और तीसरे के लिए 4yz माइनस 3x²। ये जो है हम लोगों ने आई के, जे के और के है ना, इनके गुणांकों को हम लोगों ने लिख दिया। चलिए सर इसको फिर से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आई को छुपाने पर इसका y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करना है मुझे, और जब करूंगा मैं इसको y के रेस्पेक्ट में तो क्या पोजीशन बन रही है, 4z बन रहा है। ठीक है, माइनस 0, और इसका करने पर 0 हो चुका है। ठीक है, जो मैं लिख चुका हूं, माइनस का जे को छुपा दिया, तो इसका x के रेस्पेक्ट में जब आप करेंगे तो देखिए पोजीशन हमारी क्या बन रही है, इसका 0 हो गया, माइनस का 6x, माइनस का निशान लगाते हुए इसका z के रेस्पेक्ट में हम लोग कर रहे हैं, और z के रेस्पेक्ट में करने पर 14y हो रहा है सर। ठीक है, माइनस में 14y, कैलकुलेशन एक बार जरूर आप देखें, प्लस में k। चलिए k को छुपा देते हैं हम लोग ये आपका 0, और y के रेस्पेक्ट में बात करूंगा, तो y के रेस्पेक्ट में जैसे ही बात की तो ये हो रहा है सर 14z, मतलब पहला तो हो गया सर 0, 1 मिनट है ना, पहले लिखना है 0 माइनस y के रेस्पेक्ट में 14z माइनस 4x। चलिए सर सिंप्लीफाई करने के बाद की हमारी पोजीशन है 4z आई कैप, इसको हम लोग माइनस कॉमन लेने पर माइनस माइनस प्लस करते हुए 6x प्लस 14y जे कैप, चाहे तो यहाँ से 2 आप कॉमन ले सकते हैं, और इसी क्रम के अंदर माइनस 14z माइनस 4x के कैप। ये आपके प्रश्न का आंसर है, और कोई बिंदु विशेष अगर दिया जाए तो उस बिंदु के द्वारा आप फाइनल रिजल्ट को आप सेटिस्फाई कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि कर्ल कैसा है ना, किस प्रकार से ज्ञात करना वो भी आपके दिमाग में आया होगा। बहुत आसान सा टॉपिक है सर, है ना। पिछले परीक्षाओं के अंदर, इस बार तो चलो ठीक है ग्रेजुएशन के अंदर कुछ नया सिलेबस भी आपका जोड़ा है, लेकिन लगभग हमारे 4 से 5 प्रश्न जो है वेक्टर कैलकुलस में से आ जाते हैं, और बहुत आसान सा टॉपिक है जो आपका स्कोरिंग पार्ट है ना। हम इन 4 से 5 प्रश्नों में से निश्चित रूप से एक आध प्रश्न को छोड़ करके मैक्सिमम प्रश्न हम लोग हल करने की स्थिति में होते हैं। चलिए सर अब इसके एप्लीकेशन की बात करता हूं मैं। तो इसकी एप्लीकेशन के अंदर ध्यान देना, अघूर्णीय सदिश की बात हो रही है। ठीक है, अघूर्णीय सदिश
इर रोटेशनल, अघूर्णीय सदिश इररोटेशनल वेक्टर की बात हो रही है। अब इसको ध्यान देना सर, यहां पर जो बेसिकली जो आपका शब्द है अघूर्णनीय, अघूर्णीय सदिश है, लेकिन कई किताबें ऐसी है जिसके अंदर ये शब्द जो है ऐसा आघूर्णीय सदिश यानी अ के स्थान पर आघूर्णीय सदिश के रूप में लिखा गया है ना, इररोटेशनल वेक्टर को। तो आपके दिमाग में आना चाहिए सर ये जो शब्द है अघूर्णीय, और कुछ किताबों में जैसे आघूर्णीय लिखा है, आपके दिमाग में आना चाहिए इररोटेशनल वेक्टर की बात हम लोग कर रहे हैं, ये इसकी एप्लीकेशन के अंदर आने वाला है। तो ध्यान दीजिए, मैं यह कह रहा हूं कि सदिश वेक्टर एफ अघूर्णीय, वेक्टर एफ अघूर्णीय सदिश होगा यदि, भी अघूर्णीय सदिश के लिए क्या होना चाहिए सर, कर्ल ऑफ एफ बराबर 0 हो जाए। इसका मतलब क्या है, डेल क्रॉस एफ बराबर 0 हो, तो उस स्थिति में हम अघूर्णीय सदिश की बात करेंगे। तो चलिए देखिए, अब यहां पर किस प्रकार से प्रश्न जो है हमारा बन सकता है इसके लिए जैसे मान लिया हमारा प्रश्न, मैंने इसको लिखा वेक्टर एफ को ऐसा लिखा सर, 2i माइनस 3j प्लस ए के एक मिनट सर, इसको जो है चेंज करता हूं मैं, वेक्टर एफ ऐसा लिखता हूं 2x प्लस 3y प्लस ए जेड ऐसा i प्लस x प्लस बी वाई प्लस 3z जे कैप प्लस सी एक्स माइनस 2y प्लस z के कैप। ठीक है ना, ये आपको एक वेक्टर की बात कर रहा हूं, और मैं कह रहा हूं यह अघूर्णीय इररोटेशनल की बात कर रहा हूं, अघूर्णीय सदिश हो, अघूर्णीय सदिश हो तो ए बी सी के मान क्या होंगे, ये आपका प्रश्न है। तो तुरंत दिमाग में आना चाहिए, देखो एप्लीकेशन के अंदर वहां पर हम लोगों ने ग्रेडियंट के लिए भी एप्लीकेशन की बात की थी, है ना, डाइवर्जेंट के लिए भी हम लोगों ने आज की इस क्लास के अंदर उसकी एप्लीकेशन के बारे में परिणालिका सदिश के रूप में बात की थी, और अभी कुंतल यानी कर्ण के लिए हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं अघूर्णीय सदिश के लिए। तो चलिए सर ध्यान दीजिए, अघूर्णीय सदिश होने की स्थिति हमारी क्या रहने वाली है सर, हमारे दिमाग में आना चाहिए कर्ल ऑफ वेक्टर एफ इज इक्वल टू 0, डेल क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर एफ इज इक्वल टू 0, और डेल को जब ऑपरेट करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट के रूप में तो यहां पर आई जे और के इस प्रकार से रहने वाला है। डेल ऑपरेटर के आई जे के गुणांक डेल बाय डेल एक्स, डेल बाय डेल वाई और डेल बाय डेल जेड रहने वाले हैं। और इसी क्रम के अंदर देखिए यहां पर जो आप मान रखेंगे तो 2x प्लस 3y प्लस ए जेड हो गया, 2x प्लस 3y प्लस ए जेड, ये पहला पद हो गया सर आई का गुणांक। ठीक है, जे के लिए यहां पर होगा x प्लस बी वाई प्लस 3z हो गया, और जब k की बात करूंगा तो स्थिति रहेगी हमारी सी एक्स माइनस 2y प्लस जेड। चलिए सर, जैसा आप सारणी को सॉल्व करते हैं हम लोग इसको सॉल्व करने का प्रयास करें। अच्छा, ये जो है ना, चूंकि कर्ण है तो ये इक्वल टू 0 लास्ट के अंदर कर लें या बीच के अंदर, जैसा भी आपको इच्छा लगे। तो आई आई के साथ में जब y के रेस्पेक्ट में करेंगे, देखो आप इधर, तो y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करने पर यहाँ पर तो सर c हट गया ऐसा लग रहा है मुझे, है ना, जबकि c तो कुछ बचेगा ही नहीं सर, कहीं कुछ मैंने गड़बड़ तो नहीं कर दी सर। यहाँ पर x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो b बचेगा, y के रेस्पेक्ट में a भी बचेगा। चलिए सर देखते हैं c बचता है नहीं बचता है। तो यहाँ y के रेस्पेक्ट में करने पर ये केवल और केवल माइनस का 2 हो रहा है सर, तो इसका मतलब सर यहाँ पर थोड़ा सा मुझे चेंज करना चाहिए सर, क्योंकि y के रेस्पेक्ट में यहाँ आ रहा है और z के रेस्पेक्ट में वहाँ जा रहा है ना, तो z के रेस्पेक्ट में वैल्यू आ रही है, इसको क्रम बदलना है सर मुझे, क्योंकि देखिए पोजीशन जो बन रही है हमारी माइनस का 2, क्योंकि यहाँ i के साथ में जो है वो 0 आना चाहिए और a b c के पद आने चाहिए। तो मैं थोड़ा सा जब y के रेस्पेक्ट में करेंगे हम तो यहाँ पर y का गुणांक हमारे द्वारा माना जाए। ठीक है, थोड़ा सा मैं चेंज करना चाहूँगा सर, इसको मैं ऐसा ले लेता हूँ कि 2x प्लस सी वाई प्लस जेड, है ना,
चलिए देखते हैं, कुछ चीजें अभी चेंज करेंगे सर, प्रश्न को जो है हम लोग वापस से चेंज करें। तो y के रेस्पेक्ट में जब यहां पर कर रहे हैं तो पोजीशन हमारी क्या बन रही है सर, i के साथ में c बनेगा, और माइनस z के रेस्पेक्ट में करने पर 3 बनेगा, है ना। ऐसा कि भाई बचना चाहिए सर i j के मेरे पास में, वहां पर j के रेस्पेक्ट में जब करता हूं तो यहां पर x के रेस्पेक्ट में करूंगा और वहां z के रेस्पेक्ट में, बिल्कुल ठीक है सर। जब x के रेस्पेक्ट में करूंगा तो ये 2 है, और माइनस में इसका z के रेस्पेक्ट में करने पर a रहेगा, प्लस में k। अब चलिए k को छुपाने पर यहां जब x के रेस्पेक्ट में करूंगा तो 1 है, और यहां y के रेस्पेक्ट में करने पर कुछ गड़बड़ हो रही है, तो इधर भी क्रम मुझे बदलना पड़ेगा। यहां पर bx प्लस, ऐसा कर लेता हूं मैं इसको, bx प्लस y प्लस 3z, इस प्रकार से देखो। तो पोजीशन हमारी जब x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये परिणाम बनेगा सर b, माइनस y के रेस्पेक्ट में करने पर 3 बराबर 0। तो 2 जगह जो है हम लोगों ने चेंज किया है, मैं उसको जो है प्रश्न में भी चेंज कर लेता हूं सर। 2x प्लस 3y प्लस az, बिल्कुल ठीक है, और यहां पर bx प्लस y किया था मैंने, ठीक है, और इधर जो है 2x प्लस cy किया। चलिए, तो ये पोजीशन हमारी है सर bx प्लस y प्लस 3z, और यहां पर जो है 2x प्लस cy प्लस z। देखिए क्यों ऐसा करना पड़ा, क्योंकि यहां पर जो है जिस रूप में आपका प्रश्न मैंने लिया था उसमें i का गुणांक जो है नंबरिकल फॉर्म के अंदर 1 आ रहा था, जबकि जब हम लोग 0 के इक्वेट करने वाले हैं सर, तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए कि i c माइनस 3 माइनस j 2 माइनस a प्लस k b माइनस 3 इज इक्वल टू 0 का मतलब है 0i 0j और 0k से हुआ। और जैसे ही हम लोग यहाँ पर तुलना करेंगे, है ना, i के, j के और k के गुणांकों की, तो c माइनस 3 बराबर 0, यहाँ पर माइनस ऑफ 2 माइनस a बराबर 0, और इसी क्रम में b माइनस 3 बराबर 0। तो सॉल्व होने पर c का मान आपका 3 आएगा, a का मान आपका 2 आ जाएगा, और b का मान 3 आ जाएगा। तो हमारे प्रश्न का आंसर जो a b c के मान मुझे चाहिए थे, तो a बराबर 2, b बराबर 3 और c बराबर 3, ये आपके प्रश्न का आंसर होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपके दिमाग के अंदर चीज आ गई, भाई कर्ल किस प्रकार से ज्ञात करना है, और कर्ल की जो अनुप्रयोग है, एप्लीकेशन है, उसके अंदर अघूर्णीय सदिश के बारे में बात की जाएगी। देखिए हमारे पेपर के अंदर जो प्रश्न भी बन करके आया था कि वेक्टर जो है, अभी हमने थोड़ी देर पहले जो डिस्कस किया था, जिसमें r टू द पावर n वेक्टर r की बात की गई थी, ठीक है ना, उसके लिए जो है आपका दोनों ही कि परिणाली का सदिश भी हो रहा है और अघूर्णीय सदिश भी हो रहा है n के किस मान के लिए। तो वहां पर जब n के मान की बात होगी तो परिणाली का सदिश कब होगा, जब n का कोई भी मान हो, लेकिन जब वहां पर कर्ल फाइंड करेंगे तो वहां पर n के ऊपर वो डिपेंड नहीं करेगा। समझ रहे हो ना, इस प्रकार का प्रश्न हमारा बन करके आया है। तो अघूर्णीय सदिश के लिए कर्ल f जो है आपका 0 के बराबर होना चाहिए। चलिए सर आगे बढ़ता हूं। कुछ स्टेटमेंट जो है आपके सीधे सीधे दिमाग में आने चाहिए। क्या आना चाहिए सर, उसको ध्यान दीजिए। हम लोग बात यहां पर कर रहे हैं डाइवर्जेंट ऑफ ग्रेडियंट f, समझ गए, डाइवर्जेंट ऑफ ग्रेडियंट f के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। और ये परिणाम आपका क्या बनने वाला है सर, आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि भाई हमारे पास में देखिए ये है डाइवर्जेंट डेल डॉट डेल f, और ये जो परिणाम होता है डेल स्क्वायर f, आप इसको सीधा सीधा याद रखेंगे सर, ठीक है ना, डेल स्क्वायर f के रूप में। और डेल स्क्वायर जो यहां पर क्या होता है सर, डेल स्क्वायर हमारा लाप्लासियन संकारक कहलाता है, ठीक है ना। और जो डेल स्क्वायर होता है वह आपका जो है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की बात करता है, ठीक है ना। तो चलिए, तो यहां पर जब डाइवर्जेंट ग्रेड f की बात करेंगे, देखिए हम लोगों ने क्या पढ़ा है सर, देखो क्रम को ध्यान रखना। हम लोगों ने पढ़ा है सबसे पहले ग्रेडियंट, उसके बाद में पढ़ा है डाइवर्जेंट, और उसके बाद में पढ़ा है कर्ल। तो जब आप यहां से डाइवर्जेंट से ग्रेडियंट की तरफ उल्टे क्रम में आप आ रहे हैं, डाइवर्जेंट से ग्रेडियंट, तो आपका ऑपरेटर क्या रहा सर, डेल स्क्वायर f की बात करेगा। लेकिन जब मैं इसी क्रम को आगे की ओर इस प्रकार से रोटेशनल क्रम में लेता हूं, डाइवर्जेंट के साथ में कर्ल लेता हूं, ध्यान दीजिए, डाइवर्जेंट ऑफ कर्ल f के बारे में अगर बात करता हूं,
तो देखिए हमारी पोजीशन क्या रहने वाली है सर, 0 रहने वाला है। और अगर मैं इसको लिखूंगा तो डेल डॉट डेल क्रॉस एफ बराबर 0 रहेगा। और इसी क्रम में एक रोटेशन और डालते हैं हम लोग, कर्ल के साथ में ग्रेडियंट का कॉम्बिनेशन हम लोग लेते हैं। तो देखिए हमारी पोजीशन क्या है सर, यहां पर कर्ल ग्रेडियंट एफ की बात करूंगा तो ये भी 0 के बराबर रहेगा। कर्ल का मतलब हुआ डेल क्रॉस डेल एफ बराबर क्या होगा सर, 0 के बराबर होगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान देना, वापस से गौर कीजिए, दूसरे क्रम से जब आप उल्टे क्रम में आप आ रहे हैं तो ये जो है डेल स्क्वायर एफ की बात हो रही है, डाइवर्जेंट ग्रेड लाप्लासियन आपका संकारक बन रहा है। लेकिन जब सीधे क्रम की बात कर रहे हैं, डाइवर्जेंट कर्ल ऑफ एफ 0, कर्ल ग्रेड एफ आपका 0 है, तो आपको इसको सीधा सीधा आपको याद रखना है, ठीक है ना सर। चलिए आगे बढ़ता हूं मैं। आप लोगों ने 3 प्रमेय के बारे में भी यहां पर पढ़ा होगा। एक पढ़ा होगा आपने गॉस अपसरण, गॉस अपसरण प्रमेय पढ़ी होगी सर। और आपके दिमाग में आना चाहिए कि गॉस अपसरण जो प्रमेय होती है ये क्या करती है सर, सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में कन्वर्ट करती है। सरफेस इंटीग्रल टू वॉल्यूम इंटीग्रल में ये चीज कन्वर्ट करती है। और इसका स्टेटमेंट क्या है, देखो सरफेस इंटीग्रल की बात कर रहे हैं तो सरफेस इंटीग्रल इस प्रकार से आपको लेना है। और सरफेस इंटीग्रल लेने के बाद में एफ डॉट एन कैप डी एस सामने की तरफ वॉल्यूम इंटीग्रल है ना, वॉल्यूम। और चूंकि अपसरण प्रमेय है तो इसका मतलब क्या आ रहा है, डाइवर्जेंट ऑफ एफ डी वी। समझ गए? यानी कि अगर मैं इसको संकेत रूप में लिखना चाहूं तो ये वॉल्यूम इंटीग्रल है, ठीक है ना। और डेल डॉट एफ डी वी, तो ध्यान देना सर, आपका सीधा प्रश्न बनेगा गॉस अपसरण प्रमेय है ना, क्या करती है, सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल के साथ में लिंक करती है, सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में कन्वर्ट करने का वो काम कर रही है। तो सरफेस इंटीग्रल एफ डॉट एन कैप डी एस इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रल। और चूंकि अपसरण शब्द आ गया, अपसरण या डाइवर्जेंट की बात है, डाइवर्जेंट ऑफ एफ डीवी डेल डॉट एफ डीवी के बराबर होती है। तो एक तो इसको आपको स्टेटमेंट याद रखना है, और आपको स्टेटमेंट याद रखना है स्टोक प्रमेय का। और जो स्टोक प्रमेय है यह क्या होता है सर, ये आपका जो है लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट करती है, ठीक है ना। स्टोक प्रमेय लाइन इंटीग्रल से किसमें, सरफेस इंटीग्रल की बात कर रहे हैं। और इसका स्टेटमेंट ध्यान देना भाई, लाइन इंटीग्रल यानी इंटीग्रल में केवल सी लगाते हैं, है ना, एक रेखिक समाकलन की बात कर रहे हैं, सिंगल, है ना, इंटीग्रल ऑफ सी। और यहां पर एफ डॉट डी आर, इंटीग्रल ऑफ सी एफ डी आर, और सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट करने का ये प्रयास हो रहा है सर। और सरफेस इंटीग्रल में आप क्या लिख रहे हो, यहां पर कर्ल ऑफ एफ डॉट एन कैप डी एस। अगर संकेत रूप में इसको लिखता हूं तो ये है सरफेस इंटीग्रल डेल क्रॉस एफ डॉट एन कैप डी एस, है ना। ये प्रश्न जो है सीधा सीधा कि स्टोक प्रमेय का कथन क्या है, स्टेटमेंट क्या है, इस प्रकार से गॉस अपसरण प्रमेय का स्टेटमेंट ये सीधा सीधा कई बार परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। तो आपको ये भी याद रखना होगा स्टोक प्रमेय का कथन क्या है, उसका स्टेटमेंट क्या है, ठीक है सर। चलिए तीसरा जो है गॉस स्टोक, और तीसरा जो है ग्रीन प्रमेय के बारे में बात करते हैं। और ग्रीन प्रमेय क्या कहती है सर, कोई दो फलन की बात कर रहा है ना, P एक्स वाई और Q एक्स वाई दो सतत एवं अवकलनीय, सतत और अवकलनीय फलन हो, तो ये भी जो है आपका कन्वर्ट कर रही है सर लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में, ये भी कन्वर्ट करती है। तो देखिए हमारी पोजीशन क्या बन रही है, लाइन इंटीग्रल के बारे में बात कर रहा हूं, P डी एक्स प्लस क्यू डी वाई इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल। और आपके दिमाग में ध्यान दीजिए,
यहां पर क्या आ रहा है सर, डेल अपॉन डेल एक्स, उल्टा क्रम हो रहा है क्यू, माइनस डेल अपॉन डेल वाई पी, और यहां पर डी एक्स डी वाई। तो ये स्टेटमेंट जो हमारा रहा वह ग्रीन प्रमेय का स्टेटमेंट है। ठीक है सर, तो आपको जो है कुल मिलाकर के इतना अगर आप याद रख लेते हैं कि भाई जो हमने कल की क्लास के अंदर बात की, आज की क्लास के अंदर बात की, और जो फैक्ट्स हैं, जो प्रश्न हम लोगों ने डिस्कस किए हैं, अगर आप उसको याद रख पाएंगे तो मैं उम्मीद करता हूं, ठीक है ना, कि भाई लगभग हमारी परीक्षा में 3 से 4 प्रश्न जो है हमको इस प्रकार से मिल जाने हैं। तो कोशिश करेंगे सर कि भाई आप इसको याद रखें, और समय अगर आपके पास में है और इसको आप कर चुके हैं तो इसके अलावा भी कुछ करें, लेकिन बेसिक जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो हम लोगों ने इन 2 क्लासेस के माध्यम से फैक्टर कैलकुलेशन के अंदर हम लोगों ने की है। ठीक है सर, तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग बने रहेंगे, और अगली क्लास जो है वापस हम लोग सोमवार की बात करेंगे। और आप में से कई विद्यार्थियों के कमेंट्स आ रहे हैं जिसके अंदर की भी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है, उसके स्टेटमेंट्स जो सीधे सीधे परीक्षा में बन सकते हैं, है ना, उनके बारे में जो है डिस्कस करना है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अगली क्लास जो सोमवार को होगी उसके अंदर हम लोग उसी को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है सर, तो चलिए आज के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।